जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। आज की जो चर्चा रहेगी वो रहेगी हमारी कमीशंस एंड कमेटीज पर। ठीक है, आप में से कई बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स भेजी, उनको भी मैंने इसी क्लास में डाल लिया बेटे। मोस्टली आपकी प्रॉब्लम थी नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1999 को लेकर के, तो उसके क्वेश्चन करेंगे। देखो, व्हाट रिकमेंडेशन डिड नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स मेक रिगार्डिंग टीचर स्टूडेंट रेशियो? शिक्षक और छात्र अनुपात के बीच में क्या सिफारिश थी? अब ये टीचर स्टूडेंट रेशियो को लेकर के कई कमीशंस की रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, आपकी जो ये यशपाल कमेटी है उसकी भी रिकमेंडेशन है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 99 है इसकी भी रिकमेंडेशन है, और जो आपका एनसीएफटीई है जिसके आधार पर एनसीटी का नॉर्म है, वहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है। लेकिन वो क्वेश्चन आता है बीएड कॉलेजेस में या बीटीसी में या स्पेशल आरसीआई के जो कोर्स चलते हैं वहां पर स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है बेटे। तो वो सारी की सारी चीजें अलग अलग हैं, उस हिसाब से इसको देखते चलेगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत को कम करने के लिए प्रति शिक्षक जो छात्रों की संख्या उसको बढ़ा देना। लागत लाभ विश्लेषण भी आपने किया इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में। मेंटेन ए हाई टीचर स्टूडेंट रेशियो, नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। या लोअर द टीचर स्टूडेंट रेशियो टू इंप्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस, ये कमीशन क्या कहता है? बहुत बढ़िया, देखो क्लियर हुआ क्वेश्चन से। लोअर द टीचर स्टूडेंट रेशियो टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस, शिक्षण की प्रभावशीलता में सुधार के लिए शिक्षक और छात्र अनुपात को कम करना, ये रिकमेंडेशन ध्यान रखिएगा। ये रिकमेंडेशन इसकी है, क्या नाम है, जो नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1999 रिकमेंडेड लोअरिंग द टीचर स्टूडेंट रेशियो टू इंप्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस। लोअर रेशियो होगा, लोअर रेशियो हमेशा देखा जाता है एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन। अब आप 1 to 1 कर दे कम करके, तो एक अध्यापक पर एक छात्र है बस, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये जा रहा है लोअर, जाता है पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू ईच स्टूडेंट। तो उससे एनहांस होती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड बेटर लर्निंग आउटकम्स फैसिलिटेट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला कमीशन? अभी इसी पर कई क्वेश्चन करते हैं। हाउ डिड नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स प्रपोज टू एनहांस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स? राष्ट्रीय शिक्षक आयोग ने शिक्षकों की व्यावसायिक विकास को कैसे बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया, बताएं जरा। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मैंडेटिंग रिसर्च वर्क फॉर ऑल टीचर्स, टू कंटिन्यूअस इन सर्विस ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, या इसी को सीपीडी लिख देता है वो, थ्रू कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बाय लिमिटिंग टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, थ्रू, देखिए ध्यान रखिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस इन सर्विस ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, ये होगा बेटा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर? ये जो अप्रोच थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि कैसे अपडेट करें टीचर की नॉलेज को, उसकी स्किल्स को रेगुलरली, कैसे वो न्यू एजुकेशनल मैथोडोलॉजीज और टेक्नोलॉजीज और उनके साथ पेसअप, मतलब लैग ना आए, विलंबन ना हो, अपडेटेड रहे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य शिक्षकों के ज्ञान और कौशल को नियमित रूप से अपडेट करना था। ठीक है, व्हाट स्ट्रेटजी डिड नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स रिकमेंडेड फॉर एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ टीचर एब्सेंटीज्म? अध्यापकों की एब्सेंटीज्म, टीचर के साथ एब्सेंटीज्म जोड़ा जाता है और स्टूडेंट के साथ में ट्रूएंसी, TRUENCY, ट्रूएंसी। ठीक है बेटे, एब्सेंटीज्म, जाते ही नहीं। कई बार अभी भी आप देख लीजिए बहुत सी जगहों पर जो कारपोरेटर होता है या गांव का प्रधान होता है, ठीक है, मास्टर साहब कहाँ है, मास्टर साहब मंथली पे चल रहे हैं। अब मंथली क्या है, मास्टर साहब की परमानेंट तनख्वाह आती है, उस तनख्वाह का कुछ हिस्सा वो या तो अधिकारी रखता है या वो प्रधान रखता है, और मास्टर साहब स्कूल से नदारद। पहले बहुत होता था, ये बहुत होता था, और दो ही डिपार्टमेंट में होता था, एक तो सफाई कर्मचारी अपने प्रधान को पैसे खिला के एब्सेंट रहते थे,
और दूसरा अध्यापक गण। ठीक है, तो ये भारत है, हमारा प्यारा भारत। इम्पोजिंग फाइनेंशियल पेनल्टीज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ टीचर्स। क्या आंसर होगा? रेगुलर मॉनिटरिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी शब्द जोड़ते हैं हम इसके साथ, एनहांस टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड एनहांस एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स विद स्कूल एंड कम्युनिटी। ठीक है जी, चलिए बेटे नेक्स्ट पर चलें, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 99, व्हाट रोल शुड टीचर्स प्ले इन करिकुलम डेवलपमेंट? पाठ्यक्रम विकास में शिक्षकों को क्या भूमिका निभानी चाहिए? सारे कमीशन कमेटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे बेटा इससे। सवाल क्या पूछे? उसने पूछा करिकुलम डेवलपमेंट में, पाठ्यक्रम विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, टीचर शुड स्ट्रिक्टली फॉलो करिकुलम डिजाइन बाय एक्सपर्ट्स, टीचर शुड हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन करिकुलम डिजाइन एंड रिवीजन महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी मिनिमल, ये नहीं होगा बेटे। डेवलपमेंट शुड बी आउटसोर्स टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा बेटे। देखिए, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स जो था उसने कहा कि भाई ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना टीचर्स का, टू कंट्रीब्यूट देयर प्रैक्टिकल इंसाइट्स, उनको ग्रास रूट लेवल की नॉलेज है ऐसा मान के चला जा सकता है, उनके पास अनुभव है। ठीक है, जिससे करिकुलम को, पाठ्यक्रम को, पाठ्यचर्या को और ज्यादा रिलेवेंट बनाया जा सकता है, डायनामिक बनाया जा सकता है, एजुकेशनल नीड्स और गोल्स के साथ अलाइन किया जा सकता है उनको, और वो गोल्स जो स्टूडेंट और सोसाइटी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। व्हाट इज ए की प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम? चलिए अब एनसीएफ 2005 पर आते हैं बेटा। एनसीएफ 2005 पर नेक्स्ट जो हमारा सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन होगा उसमें अकेले इसके ऊपर 25-30 सवाल लेकर के आऊं, जब तक नया वाला भी करिकुलम फ्रेमवर्क आ जाएगा बेटे। अभी जो नए वाले का घूम रहे हैं ना वो उसका ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं हुआ। ठीक है, व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 रिगार्डिंग द लर्निंग प्रोसेस? ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में क्या है मुख्य सिद्धांत? रूट मेमोराइजेशन, लर्निंग विदाउट टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों के बिना सीखना, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग, निर्माणवादी दृष्टिकोण, या यूनिफॉर्म लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स? बताइए बेटे, एनसीएफ किसके बारे में बात करता है? देखो, एनसीएफ आते ही ध्यान रखा करो, दो तरीके के कंस्ट्रक्टिविज्म है बेटे, और आगे भी आपको पता होना चाहिए कि एक जिसको हम कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं और एक जिसको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। ठीक है, और एक है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन तीनों महानुभावों के नाम बताइए पहले। चलिए, प्रोग्रेसिव वाले का मैं नाम लिख देता हूं, जॉन डेवी। जॉन डेवी। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? इन तीनों पर ही है पूरा एनसीएफ 2005। पहले कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है बेटा, उसका नाम बताओ जरा, बताओ जल्दी से। जीन प्याजे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बताओ, सोशल। बहुत बढ़िया शमीम, सोशल हो गया बेटा लेव वाइगोत्स्की। यूजीसी नेट में सिर्फ इन दोनों पर भी सवाल आया हुआ, यही पूछा गया पहले। ठीक है, अब वापस आ जाओ। हमेशा ध्यान रखो, एनसीएफ से रिलेटेड कोई भी सवाल है, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए उत्तर करो बेटा। तो क्या अप्रोच हुई है? गिविंग इंफॉर्मेशन। तो ये जो प्रिंसिपल है ये सपोर्ट करता है एक्टिव लर्निंग को, जहां पर स्टूडेंट्स आर मोर इनकरेज्ड टू एक्सप्लोर, इंक्वायर, एंगेज। 3E ध्यान रखिए,
आपका एक कॉन्सेप्ट ईटी में 5E का भी है, एंगेज विद द कंटेंट टू बिल्ड देयर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उत्तर हमारा क्या होगा? रचनावादी उपागम या निर्माणवादी दृष्टिकोण या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। नेक्स्ट पर चले, नेक्स्ट पर आ जाओ। हाउ डज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रपोज टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल एजुकेशन इनटू करिकुलम? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ऐसे सवाल आ रहे हैं। वो कह रहा है कि ईवीएस को, आपने सीटेट देते समय भी ईवीएस पढ़ा होगा अलग से, है ना, प्राइमरी में किताब पढ़ी होगी अगर प्राइमरी का दिया होगा, या तुम्हारे स्टूडेंट पढ़ते होंगे, खोज आसपास या लुकिंग अराउंड। ठीक है जी, उसने पूछा है कि एनसीएफ 2005 क्या प्रपोज करता है, कैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन को करिकुलम में एकीकृत किया जाए? बाय क्रिएटिंग सेपरेट सब्जेक्ट फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज, कि भाई पर्यावरण अध्ययन के लिए एक अलग से विषय बना दो, या थ्रू इन्फ्यूजिंग एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट बाय कंडक्टिंग एनुअल एनवायरमेंटल एग्जाम लिमिटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन टू साइंस सब्जेक्ट्स। राइट, अब एनसीएफ की अप्रोच क्या है? एकीकरण करते हुए पढ़ाना, समझ गए? एकीकृत, इंटीग्रेटेड अप्रोच, जानते हो? इन्फ्यूजन ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट एंड अवेयरनेस इनटू ऑल सब्जेक्ट। जैसे मैथमेटिक्स में, हाँ, समाहित करके मैथमेटिक्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऐड करते हैं, अब तो लैंग्वेज में भी आते हैं, एसएसटी में भी आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। राइट, प्रमोटिंग ए मल्टी डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग। अब ध्यान रखना, अब इसी से रिलेटेड आपका सवाल, अगर वर्क एक्स एजुकेशन से आए बेटा, वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन से आए, तब भी उत्तर यही होगा। एनवायरमेंटल है तब भी यही होगा। वो कहे ह्यूमन राइट्स एजुकेशन आए, तब भी वही होगा। और क्या आंसर होगा? आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है? मल्टी डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग, प्रमोटिंग ए promoting a multidisciplinary understanding. Understanding of EVS, of work experience, of human right education. समझ में आई चीज? आगे चले। What approach does National Curriculum Framework 2005 advocate for assessing students' learning? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 छात्रों को सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए किस दृष्टिकोण की वकालत करता है? सवाल पढ़ो बेटा। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग, असेसमेंट को लेकर के क्या उसका स्टैंड है बेटा? आकलन को लेकर के। ठीक है, सोल रिलायंस ऑन रिटन एग्जामिनेशन, सिर्फ लिखित पर तो नहीं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल ग्रेडिंग सिस्टम, एक्सटर्नल असेसमेंट बाय इंडिपेंडेंट एजेंसीज। डी और बी में आपको कंफ्यूजन है, लेकिन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अप्रोच, स्टूडेंट की लर्निंग को असेस करने के लिए रेगुलर असेसमेंट होता था, स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स का। ठीक है, ध्यान है तुमको? नहीं है? FA1, FA2, फिर SA1, FA3, FA4 और फिर SA2, फिर जाकर के बच्चे के बेस्ट लिए जाते थे, है ना? स्कोलास्टिक भी, को स्कोलास्टिक भी, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, जिससे कि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लर्नर की प्रोग्रेस और उसकी एबिलिटीज की हमको पता चले। ठीक है,
हाउ डज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इनवाइसेस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा इतना जो है प्रौद्योगिकी की भूमिका को कैसे देखता है, कैसे देखता है? सवाल देखो, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एज ए रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, टू एलिमिनेट टेक्स्ट बुक्स एंड प्रमोट डिजिटल लर्निंग, एज ए सप्लीमेंट्री टूल टू एनहांस teaching and learning, to completely automate evaluation process. Technology, role of technology is to supplement. अब ये ऑप्शन बनेगा तो उसमें वर्ड आएगा टू ऑप्टिमाइज, लर्निंग आउटकम्स, to optimize, optimization of resources, ठीक है बेटे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड ऑफ द स्कूल, ये तो है गाइडिंग प्रिंसिपल। इनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी है, ये भी है। मेकिंग एग्जाम्स द सोल बेसिस, मेकिंग लर्निंग ए जॉयफुल एक्सपीरियंस, मिल गया हमको जो चाहिए था। परीक्षाओं को बच्चे की समझ का एकमात्र आधार, मीनिंगफुल, जॉयफुल, कनेक्टिंग education to child surrounding, right? Ensuring the holistic development of child. ठीक? According to NCF, which of the following is crucial for creating a learning environment? Very crucial. Strict disciplinary practice, child centered pedagogy, rote learning या teacher centered classroom? आंसर पता है आपको? बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। जी जी जी, ठीक है। व्हाट डज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सजेस्ट टू इंटीग्रेट इनटू करिकुलम टू एनहांस एनवायरमेंटल अवेयरनेस? कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या क्लासिकल लैंग्वेज? अगेन एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा, ठीक है जी। इन्हीं चार ऑप्शंस में से तो देखना ना हमें। इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, जिससे कि हम सेंसिटिविटी, स्किल्स, नॉलेज अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज उनमें डाल सकें। सस्टेनेबल एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद नेचर, ये है इसका मतलब, ठीक है? सस्टेनेबल एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट पर आ जाइए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एम्फसाइजेस द यूज ऑफ विच लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल? इंग्लिश ओनली, हिंदी ओनली, मदर टंग और होम लैंग्वेज? फॉरेन लैंग्वेज तो हटा देते हैं हम, फॉरेन तो है ही नहीं कोई ऑप्शन। मदर टंग और जिसको हम होम लैंग्वेज बोलते हैं, या जिसको हम वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं बेटा। What does national curriculum framework suggest about integration of technology? Avoid the use of technology, use technology only for higher education, integrate technology across all levels of education, use technology only for administration purpose. ठीक है जी, integrate technology across all levels, ठीक, is the recommended approach towards textbooks according to National Curriculum Framework 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के प्रति, पाठ्य पुस्तक, अब देखो कई जगह पर पाठ्य पुस्तकों के
हमारा जो वो बना हुआ है उसके खिलाफ भी लिखे गए हैं कि भाई सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, किताबों से बाहर की दुनिया भी होनी चाहिए, ठीक। लेकिन एनसीएफ ने क्या कहा, यूजिंग ए सिंगल टेक्स्ट बुक, encourage the use of multiple textbook to provide diverse perspective, avoid the use of textbook and focus on only oral teaching, use textbooks only for exams and not for regular teaching, encourage multiple textbooks। चलिए नेक्स्ट पर चलें। हाउ डज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रपोज टू एड्रेस इश्यू ऑफ करिकुलम लोड, नई टर्म होगी शायद आपके लिए, करिकुलम लोड, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट एंड रिड्यूसिंग द कंटेंट, एक्सटेंडिंग स्कूल आवर्स बाय फोकसिंग सोनली ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट, रिड्यूसिंग द कॉग्निटिव लोड बाय इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट एंड रिड्यूसिंग द कंटेंट, ठीक। निपुण एफएलएन आप पढ़ेंगे, ये इस क्लास के साथ का होमवर्क है बेटा, निपुण और एफएलएन आप पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों का फर्क। नेक्स्ट पर, व्हाट इज द रोल ऑफ असेसमेंट एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टू रैंक स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर मार्क टू यूज एज द ओनली टूल फॉर लर्निंग इंप्रूवमेंट, to identify and enhance individual learning capabilities, to penalize student for poor performance, get him down, to identify and enhance individual learning capabilities। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 वो कहती है कि भाई व्यक्तिगत अधिगम की आवश्यकता और क्षमता, उसका हम डायग्नोसिस कर पाए, बच्चे के अंतर्निहित जितने पोटेंशियलिटीज हैं, ठीक है, जितनी अभिक्षमताएं हैं, उनकी पहचान करें और उन पहचान करने के माध्यम के रूप में आकलन को देखा जाए। शिक्षण प्रक्रिया को व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति करने और सीखने के जो आउटकम है, जो अधिगम परिणाम है, उनको बढ़ाने के लिए उसका मार्गदर्शन किया जा सके। सिर्फ छात्रों को रैंक करने, राइट, या असेसमेंट को एक दंड के रूप में, दंडात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए नहीं, राइट, क्लियर है। अब ये एनसीएफ 2005 पूरा हो जाएगा बेटे, डन। चलो नेक्स्ट पर आओ। एनसीएफ 2005 प्लेस ऑन रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर क्या होगा, फैसिलिटेटर का होगा रोल। एनसीएफ क्या बोलता है, फैसिलिटेटर, ये देखो। इसके अलावा चलिए, वैसे मैं हमेशा बोलता हूं सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, ऑथोरिटेरियन फिगर, सोल, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा, बी आंसर होगा इसका। क्लियर है जी, डन। व्हाट वाज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी एस्टैब्लिश्ड इन 2007। आ जाइए जरा, एनसीएफ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रमोट ट्रेडिशनल वैश्विक ज्ञान केंद्र में परिवर्तित करना। एनकेसी जब मैंने आपको पढ़ा, मैंने आपको यह भी बताया कि पिरामिड और बॉटम ऑफ द पिरामिड, क्लास को देखना ध्यान से, बॉटम ऑफ द पिरामिड, राइट, 95% चीजें उनके लिए क्या कर रहे हैं। द नेशनल नॉलेज कमीशन एम्फेसाइज द एक्सपेंशन ऑफ विच सेक्टर टू ड्राइव नॉलेज इकोनॉमी। जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, या ऑल ऑफ द अबव। नेशनल नॉलेज कमीशन ने नीड फॉर एक्सपेंशन एंड इनोवेशन इन मल्टीपल सेक्टर्स, आईसीटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, जिससे कि नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी, ठीक, जिससे कि एक होलिस्टिक अप्रोच मिले नॉलेज एनहांसमेंट को और एप्लीकेशन को, राइट।
विच रिकमेंडेशन बाय एनकेसी फोकस ऑन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, establishment of exclusive research institutes, privatization of higher education, creation of national knowledge network, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेस। सी या डी में से कोई एक बताएंगे आप, बताइए क्या होगा आंसर। नेशनल नॉलेज नेटवर्क टू फैसिलिटेट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कनेक्टिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज एंड अदर नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस कंट्री, जिससे कि इजी और इक्विटेबल एक्सेस हो इंफॉर्मेशन के लिए। क्या हो गया? सी। विच व्हाट स्ट्रेटजी डिड नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, इंक्रीज्ड फोकस ऑन रूट लर्निंग, रिक्रूटमेंट of a large number of untrained teachers, या revamping teacher training and development? बोलो, सवाल समझ में आया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन सी रणनीति की सिफारिश की थी बेटे विद्यालय में? ठीक है, रिवैम्पिंग टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यूजीसी नेट एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, यूजीसी नेट एजुकेशन, बाकी सारे कोर्सेज में तो हो चुके हैं। हाँ जी। अकॉर्डिंग टू नेशनल नॉलेज कमीशन, हाउ कैन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉस्टर इनोवेशन? बेटे ध्यान से देखें सवाल। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान नवाचार को कैसे बढ़ावा देते हैं? बाय लिमिटिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, by focusing only on theoretical knowledge, by encouraging public private partnership PPP, by isolating institutions from the industry। PPP मॉडल किया नहीं किया हमने पहले बताइए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी। भी लिख दिया, भागीदारी। ठीक है, चलो देखें और क्वेश्चन कितने हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009? मैंने आपको क्लास में, और जिस बिटिया का डाउट था आप भी बेटा ध्यान से सुनो, मैंने यशपाल कमेटी 1992-93 भी आपको बताई है, और जो हायर एजुकेशन की है वो भी आपको कराई है थ्योरी क्लास में। उनका डिफरेंस भी समझा है, उनका नाम भी समझा है, दोनों की रिपोर्ट का क्या क्या नाम है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म, शैक्षिक सुधार के संदर्भ में यशपाल समिति रिपोर्ट का प्रमुख ध्यान किस पर केंद्रित था? बताइए। ये हायर एजुकेशन की है। प्राइवेटाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ओवरहॉलिंग ऑफ द होल हायर एजुकेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। अभी चिंता मत करिए, कुछ दिन में यहीं पर ही कैंपस खुलेंगे बड़ी बड़ी संस्थानों के, जिनके नाम आप रैंकिंग में, ग्लोबल रैंकिंग में शुरू के 50, शुरू के 70, शुरू के 60, शुरू के 10 में देखते हैं। उनके कैंपस खुलेंगे, उनकी हायरिंग होगी, यहीं के लोग काम करेंगे। तो जो सपना होता था ना पहले, अरे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे कहाँ है, पढ़ाएंगे ना भाई, चला के दिखाए हमारे भी ऑक्सफोर्ड। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अरे बेटा बड़ा सोचो, समझ रहे हो? ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जैसा सोचोगे, अगर सोचोगे कि ऐसे ही कटनी है तो बेटा ऐसे ही कटेगी। अगर सोचोगे कि जीनी है, समझ रहे हो, तो जियोगे, जम के जियोगे और दुनिया देखेगी। ओवरहॉलिंग ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, मुझे अब पहले ये बताओ, कस्तूरी रंगन कमेटी से तुम क्या समझते हो? यशपाल कमेटी छोड़ो, कस्तूरी रंगन कमेटी बताइए जरा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है बेटा।
वो कस्तूरी रंगन कमेटी की जो हायर एजुकेशन की सिफारिश है और ये जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009 है, 80% चीजें सेम है। ठीक है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009 में जो आई उसका प्राथमिक उद्देश्य जो था वो एक एडवर्टाइजमेंट में असरानी कहा करता था, बल्ब की एड आती थी, बोला पूरे घर के बदल दूंगा। समझ रहे हो? तो यही इनकी अप्रोच थी, ओवरहॉलिंग पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम की, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग, रिजुविनेटिंग एंटायर फ्रेमवर्क, जिससे कि हायर एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बने, और ज्यादा इंटीग्रेटेड बने, और ज्यादा फोकस्ड बने, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर आधारित पढ़ाई लिखाई हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009 रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच बॉडी टू इंप्रूव हायर एजुकेशन गवर्नेंस। हायर एजुकेशन गवर्नेंस, नेशनल एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, हेफा, हेफा का नाम सुने ना आपने? ठीक है, कई बार पूछा गया। नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, एनसीएचईआर, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। यशपाल देखो, एनसीएचईआर ये आंसर है बेटा, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसको एपेक्स बॉडी बनाइए जो हायर एजुकेशन रिसर्च भारत में उसको देखे, जिसका उद्देश्य हो कि कैसे हम गवर्नेंस को इंप्रूव करें, कैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएं, ठीक, कैसे इंकरेज करें इंटीग्रेटेड अप्रोच एजुकेशन एंड रिसर्च की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यशपाल कमेटी रिपोर्ट, व्हाट इज एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन इन हायर एजुकेशन? Innovation in higher education, increased reliance on rote learning, reduction in interdisciplinary courses, encouragement of multidisciplinary approach, isolation of research from teaching, multidisciplinary approach। ध्यान रखेंगे। चलो आप करो, पहले आंसर करो। ठीक है, What did the Yashpal committee report suggest to reduce the burden of examinations? ये नहीं है बेटा, ये 1993-92 है। इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन बुक एग्जाम्स, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अच्छा भाई, ओपन बुक एग्जाम का पिछले 3-4 दिन में ओपन बुक एग्जाम को लेकर के कोई खबर पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पहले बताओ। इसका आंसर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है बेटे, ओपन बुक एग्जाम नहीं है इसका आंसर। ओपन बुक एग्जाम कोई बहुत आसान चीज नहीं है बेटा। ओपन बुक एग्जाम में पिछली बार क्या हुआ था, आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया था, उसके बाद भी बहुत से ऐसे बच्चे ओपन बुक में भी कुछ नहीं कर पाए। भाई ओपन बुक में भी वो कुछ, ओपन बुक के लिए भी बेटा पढ़ना जरूरी है ना, समझ रहे हो? नेक्स्ट पे चले बेटा। How did Yashpal Committee Report 2009 propose to promote research and innovation in universities? By centralizing research activities, by discouraging interdisciplinary studies, by creating a network for research universities, by reducing funding for research projects. जी, by creating a network of research universities। ठीक है, वही बात आपकी एनकेसी भी कह रहा था। चलो बेटा, what recommendation did Yashpal committee make regarding language and curriculum in higher education? Mandatory inclusion of foreign languages, exclusion of regional languages, emphasis on rote memorization, flexibility of choice of languages and interdisciplinary curriculum। हमको लगता है डी होगा, flexibility in the choice of languages and interdisciplinary curriculum। ठीक है, what was a key recommendation of Yashpal committee to make learning more child-centered and joyful? Increasing number of exams, introducing rote learning, reducing the content load in textbooks, focusing cognitively on academic achievement, reducing the content load। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कंटेंट लोड, कॉग्निटिव लोड
अलग अलग चीजें हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एंड जॉयफुल, यशपाल कमेटी का बिलीफ ये था कि भाई एक्सेसिव कंटेंट हमेशा, एक्सेसिव कंटेंट हमेशा लीड करता है रूट लर्निंग एंड स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। मैं आपको बताता हूं 2011 से पहले, 2011 दिसंबर से पहले पेपर 1 होता था नेट का, पेपर 2 होता था 50 क्वेश्चन का, पेपर 3 होता था डिस्क्रिप्टिव। 5 अलग अलग यूनिट्स होते थे, ठीक है। चेक करने में अभी मतलब अच्छा पेपर होता था, समझ रहे हो। एक ही यूनिट पेपर 3 के लिए पढ़ के जानी पड़ती। और यकीन मानो मेरी नॉलेज में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो दिसंबर 2011 से पहले के नेट क्वालिफाइड बच्चों को ये कहती हो कि हम नेट क्वालिफाई बच्चे पर यकीन नहीं करेंगे, हम अपनी यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम लेंगे। होता ही नहीं था। आप सीआईई की बात करें, जाकिर हुसैन सेंटर की बात करें, आप शांति निकेतन की बात करें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, वो कहते थे भाई नेट कर रखा है, जेआरएफ भी अगर हुआ है बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, नेट हो गया ऑब्जेक्टिव, सारी यूनिट्स पढ़नी है, सारी पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा। अब ये चीजें सुनाई देने को क्यों मिलती हैं कि भाई ठीक है, हाँ किया होगा नेट, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दीजिए। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी एंट्रेंस ले रही है जेआरएफ होने के बाद भी। सीआईई आज की डेट में भी, जाकिर हुसैन सेंटर आज की डेट में भी यूनिवर्सिटीज नेट जेआरएफ के अलावा, ठीक है, एग्जामिशन दे दी होगी, लेकिन आइए इंटरव्यू दीजिए, हम चेक करेंगे। समझ में आ रही चीज क्यों? इसी वजह से। चला नेक्स्ट पर आ जाइए, चलिए नेक्स्ट पर चला। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू यशपाल कमेटी व्हाट इज क्रूशियल फॉर ए टीचर्स रोल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ लर्निंग। ये रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन? Increasing homework assignment, adoption of innovative teaching method, focusing on competitive exam from early grades, increasing homework and assignment. बताओ, adoption of innovative teaching and learning methods. Done है। चले नेक्स्ट पर। यशपाल कमेटी is learning without burden report। कौन सी वाली रिपोर्ट है ये? लर्निंग विदाउट बर्डन 92। ठीक। मेमोराइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा इन फैक्ट, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, प्रायोरिटाइजिंग इंटरनेशनल ओवर लोकल कंटेंट, फोकसिंग सोनली ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स। क्या होगा? लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। डन। ठीक। What did यशपाल कमेटी recommend regarding the use of textbooks in school? ये लर्निंग विदाउट बर्डन वाली पे सवाल है बेटा। Sole reliance on a single textbook, development and use of multiple textbook, complete elimination of textbook या use of textbook only for examination purpose। यही सेम चीज आपका एनसीएफ कहता है। अभी हम करके हटे हैं कि भाई डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मल्टीपल टेक्स्टबुक्स टू इनकरेज डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। ठीक है बेटा। हाउ डिड यशपाल कमेटी व्यू द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? एज ए डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड, एज एन एसेंशियल टूल टू इनहांस इंटरेक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एज ए रिप्लेसमेंट फॉर टीचर्स इन द लर्निंग प्रोसेस, एज इररिलेवेंट टू एजुकेशनल नीड्स। Integration of technology as an essential tool to enhance interactive and experiential learning। इंटरैक्टिव और अनुभवात्मक सीखने को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक औजार के रूप में, उपकरण के रूप में, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। टेक्नोलॉजी कैन फैसिलिटेट एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेस। Technology can cater to a wide range of population. Technology can help create a more engaging learning environment. Done है? Yashpal Committee report emphasizes the need for education to be connected with which of the following? With which of the following? Life outside the school environment, competitive academic ranking, memorization, focus on standard test. बोलो, लाइफ आउटसाइड द स्कूल एनवायरमेंट, सेम एज
एनसीएफ, ध्यान रखें। What is a core principle of National Curriculum Framework for Teacher Education 2009 regarding the nature of teacher education? बेटे NCFTE, ध्यान से सुन लो, NCFTE, कोई बात नहीं, NCFTE National Curriculum Framework for Teacher Education. Teacher education should be highly theoretical. Teacher education should focus solely on classroom management. Teacher education should be continuous and lifelong process. बताइए, teacher education should be continuous. According to NCFTE, what role should technology play in teacher education? Technology should replace traditional teaching methods. Technology should be used and only in a specific subject. Technology should be an integral part of teacher education. Technology should be avoided as it distracts from learning process. Technology should be an integral part. NCFT emphasize the importance of understanding which aspect of students for effective teaching. किस चीज को समझे भाई, किस पहलू को समझे? सोशियो इकोनॉमिक एबिलिटी, प्रोफिशिएंसी या लर्निंग स्टाइल एंड नीड? Place on assessment methods in teacher education. Standardized testing focus solely on written, diverse and comprehensive assessment methods या exclusion? बताइए क्या होगा? Diverse and comprehensive assessment methods. ये बेटा हमारा आज का आखिरी सवाल, ठीक। How does NCFTE propose to address issue of inclusivity in education? बताओ, समावेशीकरण के मुद्दे को कैसे संबोधित करता है? कंपटीशन, कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर करके या इंटीग्रेट करके इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस को टीचर ट्रेनिंग में, या सबसे आखिरी जो लिखा है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा प्रथाओं का एकीकरण। क्या मतलब हुआ? शिक्षकों को सभी छात्रों, विशेष रूप से विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की विविध आवश्यकताओं को क्या कहेंगे, उसको संबोधित करने के लिए तैयार करने का उद्देश्य है। समान शिक्षण वातावरण बनाने का उद्देश्य है। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी वाला उद्देश्य है। सांस्कृतिक सामाजिक सीखने की जो पृष्ठभूमियां हैं उनमें जो विविधता है उसको सम्मान करना, टू क्रिएट एन इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट दैट रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज डाइवर्सिटी इन कल्चरल, सोशल एंड लर्निंग बैकग्राउंड, राइट, इंटीग्रेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है बेटे, अब बताओ, ठीक।